चलिए इस वीडियो में हम लोग कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स देखते हैं। इंटरनेशनल वाटरवेज, अंतरराष्ट्रीय जो इनलैंड वाटरवेज हैं, ये उनका लिस्ट है। इधर हम यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर, इधर वो रिवर या लेक जिस पर इनलैंड वाटरवे बना हुआ है, और इधर वे कंट्री जिनके बीच में वो इनलैंड वाटरवे ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, चलिए पहले नंबर पे है सेंट क्रॉइक्स रिवर है, जो कि यूएस और कनाडा के बीच में बहती है। तो इसी रिवर पर एक इनलैंड वाटरवे बना हुआ है जिसका उपयोग यूएस और कनाडा दोनों करते हैं। दूसरे नंबर पे ग्रेट लेक्स, जो अमेरिका और कनाडा के बीच में 5 ग्रेट लेक्स हैं, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, मिशिगन, ओंटारियो, ये 5 ग्रेट लेक्स कहलाते हैं। ठीक है, इस पर भी इनलैंड वाटरवे बना हुआ है और ये दोनों अमेरिका और कनाडा के बीच में ही ऑपरेट होता है। तीसरे नंबर पे कोलोराडो रिवर पर बना हुआ है, यूएस और मैक्सिको के बीच में। चौथे नंबर पे डेन्यूब रिवर, डेन्यूब नदी पर इनलैंड वाटरवे है और इसका उपयोग कई देश करते हैं, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, यूक्रेन और रोमानिया। और इन्हीं देशों से होकर के ये नदी भी बहती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पांचवा जो है कॉन्गो रिवर, कॉन्गो रिवर पर बना हुआ इनलैंड वाटरवे, ये 2 देशों के बीच में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और कॉन्गो 2 देश हैं। ठीक है, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया, या उसी को हम केवल साउथ कोरिया बोलते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और कॉन्गो। छठवें नंबर पे राइन रिवर है, राइन नदी पर जो इनलैंड वाटरवे है वो इन देशों के बीच में ऑपरेट होता है, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और लिechtenstein। 7वें नंबर पर मेकॉन्ग रिवर पर इनलैंड वाटरवे, चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम के बीच में ये इनलैंड वाटरवे चलता है। 8वें नंबर पे नाइल रिवर पर बना हुआ है, जिसमें इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान और युगांडा देशों के बीच में ऑपरेट होता है। 9वें नंबर पे इनलैंड वाटरवे है जो इंटरनेशनल लेवल का लेक विक्टोरिया पर बना हुआ है, और ये इन देशों के बीच में शेयर किया जाता है, युगांडा, तंजानिया और कीनिया। तो ये है जो इंटरनेशनल लेवल के इनलैंड वाटरवेज हैं, ये उनकी जानकारी है। ठीक है, कुछ और भी होंगे पर ये 9 इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड्स बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे, दुनिया का सबसे व्यस्त जो इनलैंड वाटरवे है वो सेंट लॉरेंस नदी और ग्रेट लेक्स को जोड़ती हुई बनाई गई है, यूएस और कनाडा के बीच में। ये आपको ध्यान रखना। चलिए कुछ और छोटे मोटे फैक्ट्स हैं। इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन, आईपीए, a registered society under Ministry of Shipping, established in 1966 to supervise Indian ports। भारतीय बंदरगाहों के विकास हेतु इसकी स्थापना की गई थी, जो कि एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर। 1966 में इसको बनाया गया था। ये भारत के बंदरगाहों के बारे में डिफरेंट प्रकार के आंकड़े एकत्र करता है, आंकड़े जारी करता है, उनकी कमियां और उनमें जो भी और मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड जो रिकमेंडेशन है वो भी वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को देता है। कुछ महत्वपूर्ण नोट, इंडिया हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू अ बायोमेट्रिक सीफेयर आइडेंटिटी दैट इज नोन एज BSID, कैप्चरिंग द फेशियल बायोमेट्रिक डाटा ऑफ सीफेयर्स। क्या मतलब है? भारत में समुद्र में जितने लोग यात्रा करते हैं, चाहे वो कार्गो सप्लाई करने वाले हों या पैसेंजर हों, उनका बायोमेट्रिक डेटा एकत्र किया जा रहा है इंडिया में, और उन लोगों की बायोमेट्रिक तरीके से पहचान की जाती है जो इंडिया में सी फेयरर हैं, माने समुद्र के माध्यम से यात्रा करते हैं। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, ऐसा करने के लिए भारत को किसने कहा? It confirms ILO's, ILO माने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कन्वेंशन नंबर 185। इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक कन्वेंशन है जिसका नाम है कन्वेंशन नंबर 185। ये कन्वेंशन ये कहता है कि इस प्रकार का जो सिस्टम है, बायोमेट्रिक वाला जो सिस्टम है, वो दुनिया के सभी देशों को अपनाना है जिनके यहाँ जो समुद्र इत्यादि के माध्यम से यात्रा की जाती है या करवाई जाती है। इसका पालन करने वाला पहला देश बना भारत। ठीक है, अब आगे चल करके और भी कंट्रीज को धीरे धीरे अपनाएंगे। तो कभी मान लीजिए परीक्षा में आ जाए कि कन्वेंशन नंबर 185 का संबंध किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से है, तो ILO से है। या ऐसा परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए
कि ILO का कन्वेंशन नंबर 185 किस मैटर से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है सी फेयरर बायोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है ये पूरा इशू, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया री इलेक्टेड टू द IMO काउंसिल फॉर 2 इयर्स। IMO जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसको बोला जाता है IMO काउंसिल, IMO परिषद, ठीक है। उसमें 40 सदस्य हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, 40 मेंबर होते हैं उसमें। तो इंडिया इसके पहले 2019, 2018 और 2019 के लिए चुना गया था, फिर दोबारा उसको चुना गया 2020-21 के 2 साल के टेन्योर के लिए। तो ये आपको, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए, इन ऑर्डर टू प्रमोट मेक इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इशूड अ नोटिफिकेशन ऑन February 2009 ग्रांटिंग फर्स्ट प्रायोरिटी टू इंडियन बिल्ड वेसल्स। भारत ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हर एक चीज जिसका भारत उपयोग करता है उसको भारत में बनाए जाने की संकल्पना रखी गई है। इसी संकल्पना के अंतर्गत भारत सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि भारत उन्हीं जहाजों को, उन्हीं बोट्स को प्रेफर करेगा जो इंडिया में बनेगा। सेकेंड प्रायोरिटी हम बाहर वाले शिप को देंगे। ऐसा मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए फरवरी 2019 में भारत सरकार ने इस बात को जो है एक नोटिफिकेशन इसके लिए जारी किया है। चलिए, चौथी बात, बांग्लादेश हैज अलाउड इंडिया टू यूज ऑफ इट्स चट्टोग्राम, या इसको चितगांव भी बोलते हैं, ठीक है, एंड मंगला, या इसको मंगला भी बोलते हैं, पोर्ट्स फॉर ट्रांसिट मूवमेंट ऑफ इंडियन गुड्स थ्रू रेल, रोड और मल्टीमोडल ट्रांजिट इन इट्स टेरिटरी ऑन नवंबर 2019। यानी नवंबर 2019 में बांग्लादेश की सरकार ने भारत को बांग्लादेश के 2 बंदरगाहों का उपयोग करने की इजाजत दे दी है। वो 2 बंदरगाह कौन कौन से हैं? चट्टोग्राम और मंगला। भारत इन बंदरगाहों का प्रयोग करके जो बांग्लादेश की टेरिटरी से होते हुए नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को बढ़ा सकता है, और बांग्लादेश में भी इन बंदरगाहों का उपयोग करके वहां पर हम अपने रेल, रोड इत्यादि का उपयोग करते हुए इन बंदरगाहों के माध्यम से वहां पर हम डिफरेंट टाइप के गुड्स पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये भारत बांग्लादेश के बीच में जो बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग है उसके अंतर्गत ये बात हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इन अक्टूबर 2019 ease of doing business implementation of RFID based port access control system was introduced at Kolkata port। यानी अक्टूबर 2019 में कलकत्ता बंदरगाह भारत का पहला बंदरगाह बन गया है जो जहां पर आने वाले और जाने वाले लोगों का RFID किया जाएगा, माने रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, ठीक। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसका नाम शॉर्ट में हम बोलते हैं APSEZ, became the first Indian port operator to handle cargo movement of 200 मिलियन टन, 200 मिलियन टन, ठीक है। तो अदानी ग्रुप जो है भारत का, वो पहला बंदरगाह ऑपरेटर बन चुका है जो 200 मिलियन टन का कार्गो ट्रांसपोर्ट कर चुका है अब तक, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है। अब मैं आपको यहां पर इसी के साथ हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं। चलिए, कुछ होमवर्क आपको दे देते हैं। फॉर ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, अब हमने सारे ट्रांसपोर्ट पढ़ लिए, रोड पढ़ लिया, रेल पढ़ लिया, एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, एयरपोर्ट वगैरह सभी चीजें, ठीक है। अब इस पूरे को अभी हमने अलग अलग पढ़ा, अब एक कंपोजिट रूप में भारत में जो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और थ्रेट्स क्या हैं, यानी इसको शॉर्ट एनालिसिस कहते हैं, SWOT, ठीक है, SWOT। ये शॉर्ट एनालिसिस आपको करनी है, ठीक है। आपको बताना है कि इंडिया का एज अ होल जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और उसको क्या थ्रेट्स हैं, क्या भय है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये आपको लिखना है। और प्लस क्या क्या भारत सरकार ने ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए, ठीक है। तो आप पुराने सारे वीडियो जो ट्रांसपोर्टेशन में हमने अब तक बनाए हैं, ये मेरा 33वां वीडियो है, तो आज इसके पहले के इंक्लूडिंग ये 33वां वीडियो, इसमें भी जो बहुत सारे फैक्ट हमने बताए हैं, इन सबको ध्यान में रख करके
फ्रॉम वीडियो नंबर 1 टू वीडियो नंबर 33 सबको इकट्ठे दिमाग में रख करके ये पांचों चीजें आपको सॉल्व करनी है, और सॉल्व करके आप अपने घर पे पॉइंट वाइज इस चीज को लिखिए। फिर उसकी जब आप ये कंप्लीट कर ले तो उसकी फोटो खींच करके अपने ग्रुप में अपलोड कीजिए, मैं उसको चेक करूंगा, ठीक है, कि आपने इस चीज को कितने बेहतर ढंग से किया है। कोई पॉइंट्स अगर आप लोगों से छूट जाते हैं तो मैं आपको उसको दिमाग में लाऊंगा, ठीक है। लेकिन उनको करने के लिए कुछ नहीं, अगर आपको इसके पहले के वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं और आप पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को समझ चुके हैं तो ये सब लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ हमारा जो सिविलियन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, हालांकि वो ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट नहीं है लेकिन कंटिन्यूटी के पर्पज से मैं आपको जो है इंडियन नेवी में जो शिपिंग सिस्टम है और इंडियन नेवी के पास कौन कौन से शिप हैं वो मैं यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा। इसी के साथ हमारा डिफेंस भी लगभग कंप्लीट हो चुका होगा। तो डिफेंस में मैं आपको इसके पहले मिसाइल सिस्टम, इंडिया के मिसाइल सिस्टम के लिए इंडिया के पूरे तंत्र वगैरह जो है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एयरफोर्स पे मैंने वीडियो बना दिया है, डिफेंस पे मैंने वीडियो बना दिया है, नेवी पे मैं वीडियो बना दूंगा। इसके बाद बच जाएगा आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। तो उसके में भी मैं रिलेटेड आने वाले दिनों में जैसे जहां कुछ उसकी लिंकेज वाली आएगी तो वो मैं सारा इंक्लूड कर दूंगा। और उसके बाद में हम लोग एक चैप्टर करेंगे इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, जो कि हमारे यूपीएससी मेंस का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अगर आप इंडिया का डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्रहेंसिव तरीके से चीजों को पढ़ रहे हैं, जिससे हमारा प्री तो तैयार हो ही रहा है, मेंस के प्रति हमारा अंडरस्टैंडिंग, हमारा एनालिटिकल दिमाग भी इसके साथ तैयार हो रहा है। लेकिन शर्त यही है कि आपको इसी तरीके से वर्कआउट करते रहना है। थैंक यू।